रेड स्पोर्ट्स कार यूनिवर्सिटी के सामने रुकी और एक सांवला सा पुरकशिश सड़का बाहर निकला और अंदर दाखिल हो गया। यूनी की हर लड़की उसे देखकर आहें भर रही थीं और वो हर एक की नज़रों से बेनियाज चलता हुआ अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ गया। वो क्लास भी अकेला ही लेता था। इस क्लास में आने की किसी को इजाज़त नहीं थी और वो कोई आम लड़का नहीं था। वो दुनिया के नंबर 1 बिजनेस टाइकून जुबैर आफंदी का बेटा जैन आफंदी था, जो लड़कियों से इस कदर नफरत करता था कि इस कदर अमीर होने के बावजूद एक लड़की भी उसकी फ्रेंड नहीं थी। कोई लड़की अगर उसकी कोई चीज़ को छू लेती थी तो वो उस चीज़ को ही जला देता था और उसकी वजह थी उसको प्यार में दिया गया धोखा। क्लासरूम में दाखिल होकर उसने अपने सारे सब्जेक्ट्स के पीरियड्स लिए और फिर वो वहां से निकलकर बाहर की जानिब बढ़ रहा था। किसी से जोर से टकराया और वो इग्नोर करके आगे बढ़ने ही वाला था कि ओए पागल आदमी, लड़कियों से टकराना फर्ज है क्या? पीछे से एक लड़की ने इंतहाई बदतमीजी से मुखातिब किया। उसकी ब्राउन आंखों में नागवारी और गुस्से की सुर्खी दौड़ गई। वो एक झटके से मुड़ा और उसे लहू रंग आंखों से घूरने लगा और फिर मजबूत कदमों के साथ चलता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तुम जैसी यहाँ नीच लड़कियां रोज मुझे मुतवज्जा करने के लिए जानबूझकर मुझसे टकराती हैं, मगर तुम तो बड़ी ही तेज निकली। जब टकराव से मेरी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया तो मुझे पीछे से आवाज दे दी। जैन ने पास जाकर तंजिया अंदाज में कहा। वो लड़की तंजिया अंदाज में मुस्कुराई। वाह वाह, क्या खुशफहमी है तुम्हें। सीरियसली तुम्हें लगता कि मैं तुम्हारी तवज्जो हासिल करना चाहती हूँ? तुम में ऐसा क्या है कि मैं तुम्हारी तवज्जो हासिल करना चाहूँगी? क्या तुम कोई सलमान खान या शाहरुख हो? और तुम जैसों की परवाह मेरी जूती भी नहीं करती। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। जैन गुस्से से खौल कर रह गया। तुम्हारी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? जैन धाड़ा। अगर बोलने की हिम्मत रखते हो तो सुनने की भी हिम्मत रखा करें मिस्टर, वो तंजिया अंदाज में बोली। तुम्हारा नाम क्या है? जैन ने खुश्क लहजे में पूछा। क्यों, यूनिवर्सिटी से निकालना क्या, या फिर अपनी मामा को लेकर आना है मेरी शिकायत करने? वो इस्तेहज़ाइया लहजे में बोली। किसी भूल में मत रहना, मेरे सिर्फ एक इशारे की देर है तुम इस यूनिवर्सिटी से बाहर हो गई, जैन में चुभते हुए लहजे में कहा। अल्लाह अल्लाह, कितने अजीब हो तुम, और थोड़े बेवकूफ़ भी। चलो खैर, बता देती हूँ तुम्हें नाम। मेरा नाम परीजेब कुरैशी है। जाओ, जो करना कर लो, वो दिल जलाने वाले अंदाज में कहकर वहां से आगे बढ़ गई। जैन का दिमाग गुस्से से फटने वाला हो गया था। वो अपनी कार की तरफ बढ़ा और आंधी तूफान की तरह कार उड़ाता घर पहुंचा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। नायला अफंदी लाउंज में अपनी एनजीओ की खवातीन के साथ बैठी थी कि जैन को गुस्से से अंदर दाखिल होते देखकर चौंकी। एक्सक्यूज मी, मैं जरा अपने बेटे को देख लूं, नायला ने कहा और फिर तेजी से जैन के पीछे चली आईं। वो कमरे में दाखिल हुई तो जैन पूरा कमरा तहस नहस कर चुका था। जैन मेरी जान, क्या हुआ है, इतने गुस्से में क्यों हो? नायला अफंदी ने पूछा। कुछ नहीं हुआ मॉम, प्लीज इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दें, वो मुस्तरिब लहजे में बोला। नायला अफंदी ने गहरा सांस भरा और चुपचाप बाहर निकल आईं। परीजेब अभी घर वापस आई थी और उसकी भाभी सायरा ने उसके लिए खाना बनाया और वो दोनों वहीं बैठकर खाना खाने लगी। कैसा दिन गुजरा तुम्हारा? सायरा ने पूछा। बहुत अच्छा, बट आते आते एक बदतमीज से टकराव हो गया था, उसकी अच्छी खासी तबीयत साफ की मैंने, परीजेब ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, क्या हुआ था वैसे? सायरा ने पूछा। परीजेब उसे मजे ले लेकर सब वाकया बताने लगी। अरे यार, कहीं वो लड़का तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे, सायरा ने कहा। भाभी डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगी, वो जल्दी से बोली और फिर वो खाने के बाद बर्तन उठाकर किचन में रखने लगी। भाभी मैं ज़रा लाइब्रेरी जा रही हूँ, कुछ बुक्स इशू करवानी है, तो बस 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी, परीजेब ने कहा और बाहर निकल गई। वो कैब करवाकर लाइब्रेरी पहुंची और बुक्स रैक से वो बुक्स निकालने लगी जो उसे इशू करवानी थी। फिर वो टेबल के पास आई तो उस पर एक इंग्लिश नॉवल पड़ा था। उसने जल्दी से वो नॉवल का नाम पढ़ा। ओ माय गॉड, यही तो था वो नॉवल जो भाभी मांग रही थी। वो नॉवल उठाकर मुड़ी तो पीछे खड़े जैन को देखकर चौंकी। चोरनी कहीं की, जैन ने उसके हाथ से किताब झपटते हुए कहा। तुम्हें मैं चोरनी लगती हूँ? वो गुस्से से कमर पे हाथ रखकर बोली। हाँ तो और क्या, तुमने मेरी इशू की हुई बुक बिना मेरी इजाजत के उठा ली और आंखें भी मुझे दिखा रही हो, और आइंदा मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाना, वो सर्द अंदाज में बोला। तुमने इशू ही करवाई लै, जबकि एटीट्यूड ऐसे दिखा रहे हो जैसे खरीदी हुई होती है, वो तनक कर बोली। ये अगर खरीदी हुई होती तो फिर तुमने इसको हाथ लगाया होता तो फिर मैं इसको आग लगा देता, वो उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला। परीजेब की आंखों में शरारत नाचने लगी। वो आगे बढ़ते हुए उसके सामने खड़ी हो गई। लो, तुम्हें भी छू लिया है मैंने, तो अब खुद को भी जला लो, वो उसके बाजू को छूकर बोली। जैन गुस्से से बल खाकर रह गया। तुम खुद को समझती क्या हो? वो चिल्लाकर बोला। इंसान,
इत्मीनान से जवाब आया। जैन ने गुस्से से नॉवेल उसको थमाया और लंबे लंबे डंग भरता वहां से चला गया। अगले दिन जैन ने यूनिवर्सिटी के सामने गाड़ी रोकी। जब वो गाड़ी पार करके बाहर निकला तो सामने से आती परी ज़ेब को देखकर उसका हलक कड़वा हो गया। परी ज़ेब ने भी उसे देखकर नाक सिकोड़ा और फिर कह के उसके पास से गुजर गई। जैन भी सर झटक कर अपने रूम की तरफ बढ़ गया और फिर वो फ्री पीरियड में अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर ही रहा था कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे वो चौंक कर मुड़ा। फिर परी ज़ेब को देखकर उसके माथे पे बल आ गए। अरे वाह, क्या क्लासरूम है आपका, बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बोरिंग और बेरौनक, वो तंजी अंदाज में बोली। जाओ यहाँ से, वो तब कर बोला। क्यों जाऊं? मैं किसी के हुक्म की गुलाम नहीं हूं, जो दिल में आता है वही करती हूं। जैन जल्दी से आगे बढ़ा और फिर उसका बाजू दबूचकर दरवाजे तक लाया। गेट आउट, वो चिल्लाया। जा रही हूं, मगर मैं एक बात कहूंगी कि तुम एक नंबर के डरपोक इंसान हो, क्योंकि तुम लोगों के बीच आने से डरते हो, ऐसा ही है ना? वो मुस्कुराकर बोली। बकवास बंद करो अपनी, वो चीखा। ओके ओके, रिलैक्स मामाज बॉय, वो तंजिया अंदाज में बोली और फिर वहां से निकल गई। ये लड़की है क्या चीज़, जब भी इससे मुलाकात हुई है मुझे कुछ न कुछ सुना गई है। नेक्स्ट टाइम इसका सही से मुंह तोड़ूंगा, वो तब कर बोला और फिर सर झटक कर किताब की तरफ मुतवज्जो हुआ। और फिर पीरियड्स कंप्लीट करके वो वहीं बैठकर असाइनमेंट बनाने लगा। और फिर तकरीबन 3 बजे वो बाहर निकला तो उसके डिपार्टमेंट के सब स्टूडेंट्स जा चुके थे। वो भी बाहर निकल आया और फिर सामने अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठी हस्ती को देखकर जोर से चौंका और फिर वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। तुम मेरी गाड़ी में कैसे बैठ गई? वो उसके पास आकर धाड़ा। परी ज़ेब ने नागवारी से देखा। बिना छत की गाड़ी थी तो ऊपर से बैठ गई तुम्हारी डिब्बी जैसी गाड़ी में, इत्मीनान से जवाब आया। तुम्हें कहा था ना कि मेरी किसी चीज़ को हाथ मत लगाना। अरे, तुम अपनी फेवरेट गाड़ी को भी आग लगा दोगे, वो मुस्कुराकर बोली। जैन ने गुस्से भरी नज़रों से देखा और फिर अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर वो ड्राइविंग सीट पे बैठकर गाड़ी ड्राइव करने लगा। देखो कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे, वो घबरा कर बोली। फिर वो निस्बतन एक सुनसान सड़क के बीचों बीच आकर गाड़ी रोककर बाहर निकला और फिर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलकर खींच के बाहर निकालकर उसे थोड़ा फासले पे खड़ा कर दिया। फिर उसने गाड़ी से पेट्रोल का कैन निकाला और गाड़ी पे छिड़कने लगा और फिर उसने गाड़ी को आग लगा दी। थोड़े फासले पे खड़ी परी ज़ेब बेयकीनी से मुंह पे हाथ रखे गाड़ी को जलता देख रही थी। फिर वो चलता हुआ उसके सामने खड़ा हो गया। आइंदा मेरी चीज़ को हाथ मत लगाना, वरना इस चीज़ के साथ साथ तुम्हें भी भस्म कर दूंगा। फिर वो लंबे लंबे डंग भरता आगे चला गया। वो भी खुद को संभालते वापसी के लिए मुड़ गई। वो घर पहुंची तो रूम में आकर आज जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचने लगी। ओह गॉड, ये शख्स पागल लगता है, इतना गुस्सा है इसके अंदर, और मैंने नेक्स्ट टाइम अगर पंगा लिया तो मुझे भी नुकसान न पहुंचा दे। बस फाइनल हो गया है, अब से इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना, वो खुद से अहद करने लगी। परी ज़ेब क्लास लेकर लाइब्रेरी की तरफ आ गई। अचानक उसे बाहर से जोर जोर से लड़ाई की आवाज़ आने लगी। वो जल्दी से बाहर आई तो सब लोग पिछली तरफ से बाहर को भाग रहे थे। अरे क्या हुआ? परी ज़ेब ने पूछा। वो एमएलए ज़ीशान मलिक के बेटी को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया था तो एमएलए के आदमियों ने यूनिवर्सिटी में धावा बोल दिया है, और चलो तुम भी भागो, पियून ने जवाब दिया। वो जल्दी से भागकर वापस लाइब्रेरी में आई और अपनी असाइनमेंट इकट्ठी करने लगी। फिर वो 10 मिनट बाद बाहर निकली तो राहदारी में सन्नाटा था। वो बाहर जाने के बजाय अचानक दौड़ती हुई जैन के क्लासरूम की तरफ भागी। उसने एक झटके से दरवाज़ा खोला तो जैन को इधर बैठे देखकर चौंकी। आप अभी तक यहीं हैं और पूरी यूनिवर्सिटी खाली हो गई है? वो पास आकर बोली। तो फिर क्या करूं? अरे चलो यहाँ से, वो जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उठाते हुए बोली। तुम अपनी हद में रहा करो, दफा हो जाओ यहाँ से। और अरे चेक करो यहाँ सारे कमरे, जो भी है उसका बाहर निकालकर हश्र कर दो। इससे पहले वो मजीद बोलता मगर बाहर से आई आवाज़ पे वो दोनों चौंके। देखता हूँ इनको मैं, क्या कर लेते हैं ये मेरे साथ, जहन ने दरवाजे की तरफ लपकते हुए कहा। परी ज़ेब ने एक झटके से उसे पकड़कर खींचकर अलमारी की ओट में होकर उसे अलमारी के साथ लगाकर उसके मुंह पे हाथ रख दिया। प्लीज़, वो मार देंगे हम दोनों को, वो मुतवहश लहजे में बोली। फिर एक आदमी ने अंदर झांक कर देखा। बॉस, खाली है ये कमरा भी, वो आदमी कहकर वापस पलट गया। अगर इतना ही डर था तो भागी क्यों नहीं, क्यों आई उधर? अपने मुंह से उसका हाथ हटाते हुए वो चीख कर बोला। मुझे लगा कि आपकी जान को खतरा हो सकता है तो इसलिए देखने आई थी, वो लब काटते हुए बोली। तुम मेरी माँ हो क्या? वो चिल्लाया। परी ने जल्दी से फिर उसके मुंह पे हाथ रखा। तुम यहाँ बैठी रहो, मैं जा रहा हूँ, वो उसको धक्का देता हुआ बाहर निकला। वो घबराकर पीछे भागी। वो जब बाहर पहुंची तो वो आदमी जैन को घेरे खड़े थे। परी जल्दी से ओट में हो गई। ओह गॉड, कहीं वो उसे कुछ कर न दे, वो बड़बड़ाई। तो यहाँ क्या कर रहा है अभी तक? वो आदमी बदतमीज से बोला।
तमीज से बात करो, मैं जैन अफंदी हूँ। वो गुस्से से बोला। तो क्या करूं, फूलों के हार पहना दूं क्या? वो आदमी तंजिया अंदाज में बोला। फिर उस आदमी ने जैन को धक्का दिया और दूसरे पल जैन ने उन चारों आदमियों को पटख पटख फेंक दिया। परी ज़ेब आंखें फाड़े उसे देख रही थी। अरे वाह, ये तो बड़ा फाइटर निकला, वो बड़बड़ाई। फिर अचानक एक आदमी ने पीछे से जैन के सर पे डंडा मारा। जैन अपना सर थामकर जमीन पे बैठता चला गया। परी ज़ेब ने जल्दी से मुंह पे हाथ रखकर चीख रोकी। फिर वो लोग सब उसे पीटने लगे और फिर जैसे ही जैन बेदम होकर जमीन पर गिरा, उसे छोड़कर आगे बढ़ गए। उनके जाते ही परी ज़ेब वहां कुछ लोगों की मदद से जैन को लेकर हॉस्पिटल पहुंची और वहां एडमिट करने के बाद वो उसके वालिदैन को फ़ोन पर इत्तला देकर घर वापसी के लिए निकल गई। जैन को होश आ चुका था। सर पर चोट ज्यादा लगी थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था। वो तकिए के सहारे उठकर बैठा नाइला अफंदी को देख रहा था, जो कि उसके लिए प्याले में सूप डाल रही थी। ये सूप पियो और फिर मेडिसिन खानी है, नाइला अफंदी ने सूप का प्याला जैन के सामने रखते हुए कहा। जैन चुपचाप सूप पीने लगा। ये परी ज़ेब कौन है? नाइला अफंदी ने शरारत भरे लहजे में पूछा। परी ज़ेब का नाम सुनकर जैन को लगा उसका हलक कड़वा हो गया। कौन परी ज़ेब? वो अनजान बनकर बोला। वही परी ज़ेब जिसने तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, नाइला अफंदी ने कहा। जैन का सूप पीते हाथ रुक गया। परी ज़ेब ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया है? वो झिल्लाकर बोला। नाइला अफंदी ने इस बात में सर हिलाया। अब वो लड़की और मेरे पीछे पड़ जाएगी, पहले ही जान नहीं छोड़ती। वो बड़बड़ाया। वो लड़की क्या तुमसे प्यार करती है? नाइला अफंदी ने पुरजोश अंदाज में पूछा। वो मेरी जागीर के पीछे है जैसे वो थी, वो कर्ब से बोला। नाइला अफंदी ने लब भींचकर उसे देखा। सुबह यूनिवर्सिटी से छुट्टी करोगे क्या? नाइला अफंदी ने उसका ध्यान बटाने के लिए पूछा। नहीं मॉम, जाऊंगा यूनी, क्योंकि बहुत ज़रूरी असाइनमेंट तैयार करनी है। कल उस झगड़े के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाया, वो जल्दी से बोला। नाइला अफंदी ने इस बात में सर हिला दिया। परी ज़ेब यूनिवर्सिटी के सामने पहुंची तो जैन अफंदी को गाड़ी पार्क करते देखकर चौंकी। फिर वो कैब से उतरकर उसकी तरफ आ गई। हाय जैन, वो पास जाकर बोली। जैन ने त्यूरी चढ़ाकर उसे देखा। कितनी ढीठ हो तुम, फिर से मेरे रास्ते में आ गई। वो तप कर बोला। मैं तो सिर्फ आपकी तबीयत का पूछने आई थी। तुम्हें मुझसे और मेरी तबीयत से क्या मतलब है? तुम सिर्फ मुझ पे एहसान जतलाने आई हो कि तुम कितनी अजीम हो, कि तुमने मुझे बचाया। मगर मैं जानता हूं तुम जैसी लड़कियों को, जो ऐसी हरकतें सिर्फ मुझ जैसे लड़कों को फांसने के लिए करती हैं। वो नफरत भरे अंदाज में बोला। यू नो वॉट, मेरा दिमाग खराब था जो आपको बचाया। अच्छा था मर जाते तो धरती से बोझ कम हो जाता। और क्या बोला आपने? कि आपको फांसने के लिए करती हूँ? जरा आईने में अपना आप देखना, क्या है आप में? वो थोड़ा रुकी। एक आम से लड़के हो। मेरे खानदान में आपसे खूबसूरत लड़के पाए जाते हैं, और ये जो लड़की आप पे मरती है ना, वो सिर्फ आपका गुमान है। वो आपके ब्रांड पे मरती हैं, और आप जैसे ब्रांड मेरे जूते की नोक पे रहते हैं। वो गुस्से से बोलती चली गई। जैन यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के बजाय वापस पलटा और आंधी तूफान की तरह गाड़ी चलाता घर आया और धप धप करता सीढ़ियां चढ़कर अपनी रूम में आया। उसने अपनी शर्ट उतारकर फेंकी और वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। फिर जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो वो टावल से सर पूंछता बाहर निकल गया। फिर उसने खुद को मिरर में देखा। गंदमी नुमा सांवला सा रंग और हल्की सी शेव उसे मजीद पुरकशिश बनाती थी, और कसरती बदन उसे बहुत से लोगों से अलग करता था। सोनिया, उसने कर्ब से आंखें मींची और माजी की कर्ब भरी यादें उसके सामने आने लगीं। सोनिया, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती, तुम तो मेरी वाहिद खुशी हो। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। वो तड़प कर बोला। तुम मर जाओ, बोझ कम हो जाएगा धरती से। और तुम जरा आईने में खुद को देखना, क्या हो तुम? तुम्हारे दोस्त तुम्हें फिरौन की लाश जो कहते हैं, वो ठीक ही कहते हैं। वो उस पे चिल्लाई। जैन झटके से आंखें खोलकर माजी से हाल में आया और सुर्ख अंगारा होती आंखों को हाथों से मसला, और फिर तैयार होकर वो बाहर निकलकर दोबारा यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। परी ज़ेब मुस्तरिब सी बैठी आड़ी तिरछी लाइनें खींच रही थी। मिस परी ज़ेब, आपको प्रिंसिपल सर ने बुलवाया है। पियोन ने पास आकर कहा तो वो चौंक कर सीधी हो गई। फिर वो उठकर प्रिंसिपल के रूम की तरफ बढ़ गई। मे आई कम इन सर? उसने दरवाजे पे खड़े होकर पूछा। ओह यस मिस परी ज़ेब, अंदर तशरीफ लाएं। वो अंदर दाखिल हुई तो सामने कुर्सी पे एक गंदमी रंगत की पुरकशिश खातून बैठी थीं, जिनके बैठने में भी एक वक़ार और मतानत थी। परी ज़ेब इनकी पर्सनालिटी से काफ़ी मुतासिर हो गई। वो दिलचस्पी से परी ज़ेब को ही देख रही थीं। परी ज़ेब इनकी निगाहों से पज़ल हो गई। सर, आपने मुझे बुलाया? वो अपना एतमाद बहाल करते हुए बोली। ये मिसेज़ नाइला अफंदी हैं, जैन अफंदी की मदर। प्रिंसिपल के कराए तारुफ पे वो चौंक कर उन्हें देखने लगी। बैठो ना परी ज़ेब, नाइला अफंदी ने पुरवकार अंदाज में कहा। बच्चे,
मैं आज सिर्फ इस बहादुर लड़की से मिलने आई थी जिसने मेरे बेटे की जान बचाई, मगर मुझे यहाँ आकर पता चला कि आप तो अपनी नाम की तरह परियों जैसी हैं। आपको पता है कि आप कितनी खूबसूरत हैं? यहाँ इतनी लड़कियाँ खूबसूरत बनी हैं, मगर आप खूबसूरत ऊपर से ही बनाकर भेजी गई हैं। नायला अफंदी ने उसके गाल को छूते हुए कहा। थैंक्स मिसेस अफंदी, मैं खुद आप जैसी पुरवकार खातून से मिलकर बहुत खुश हूँ, परी ज़ेब ने कहा। एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ आपसे? नायला अफंदी ने पूछा। जी श्योर, वो बोली। हमारी नेक्स्ट वीक एनिवर्सरी पार्टी है, प्लीज़ आपको इनविटेशन दे रही हूँ, प्लीज़ ज़रूर आइएगा। मिसेस नायला ने कार्ड उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैं आपसे वादा तो नहीं करती, मगर मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, परी ज़ेब ने उनके इनविटेशन पे जल्दी से कहा। और फिर वो जिस दिन एनिवर्सरी थी वहाँ पहुंची तो ज़ैन उसे देखकर चिढ़ सा गया था। परी ज़ेब कब से म्यूज़िक शो के नाम पे इंग्लिश सॉन्ग सुन सुनकर उकता गई थी। आफ, कितना बेसुरा है। तो तुम खुद गा लो, ज़ैन ने तड़क कर कहा। मैं बहुत अच्छा गाती हूँ मिस्टर ज़ैन, आपकी तरह नहीं हूँ जिसके मुंह से अंगारे ही बरसते हों। परी ज़ेब ने भी तड़ाक से जवाब दिया। ओह रियली, तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि मैं बहुत अच्छा सिंगर हूँ, ज़ैन ने तप कर कहा। अच्छा तो फिर आप ही गा लो, परी ज़ेब ने कहा। तुम क्यों नहीं गा लेती, या डरती हो, ज़ैन ने कहा। डरती वरती मैं किसी से भी नहीं, वो उठकर खड़ी होकर बोली। और फिर स्टेज पे चढ़कर उसने माइक हाथ में पकड़ लिया और उसकी सुरीली आवाज़ लॉन में गूंजने लगी। उसका गाना खत्म हुआ तो लॉन में तालियां गूंजने लगीं। अब आपकी बारी, वो ज़ैन को पुकारते हुए बोली। ज़ैन गुस्से से उसे देखता स्टेज पे चढ़ गया और गिटार थामकर वो बड़ी महारत से गिटार बजाते हुए गाना गाने लगा। उसके पुरसोज अंदाज पे पूरे लॉन में सन्नाटा था और परी ज़ेब तो उसके चेहरे का कर्व देखकर सन बैठी थी। फिर वो नायला अफंदी की नम आंखें देखकर चौंकी। आंटी, आप ठीक है ना, परी ने पूछा तो उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। फिर ज़ैन स्टेज से उतरकर नायला अफंदी के पास आकर खड़ा हो गया। बहुत अच्छा गाते हो आप, परी ज़ेब ने कहा। ज़ैन ने नागवारी से उसे देखा। फिर कपल डांस में नायला अफंदी ने उन दोनों को स्टेज पे चैलेंज किया और वो दोनों सालसा डांस करने लगे। परी ज़ेब को ज़ैन की सर्द मेहर ब्राउन आंखें मबहूत कर रही थीं। फिर डांस खत्म हुआ और केक काटने के बाद सब लोग खाना खाने लगे और परी ज़ेब की नज़रें ज़ैन को ही ढूंढ रही थीं। फिर वो वहाँ से चलती हुई अंदर आ गई और उस महल जैसे घर को घूम फिरकर देखने लगी और चलती चलती वो एक रूम के सामने खड़ी हो गई। और फिर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो उस आलीशान कमरे को देखकर हैरत ज़दा रह गई, क्योंकि इसमें हर चीज़ डार्क थी। अफ, ये लगता इसी खड़ूस का कमरा है, वो बड़बड़ाई। फिर बेड के साइड टेबल पे रखी ज़ैन की तस्वीर की तरफ बढ़ी। देखो परी ज़ेब, सही सोचा कि इसी खड़ूस का कमरा है, वो बड़बड़ाई। फिर खटक से वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और ज़ैन शर्टलेस बाहर आया तो परी ज़ेब हड़बड़ाकर रुख फेर गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की, ज़ैन चीखा। वो तो मैं बस घूम फिर रही थी तो यहाँ पहुँच गई। परी ज़ेब ने वापस पलटी तो ड्रेसिंग पे रखी तस्वीर देखकर रुकी और फिर तस्वीर उठाकर देखने लगी। ओ गॉड, ये आप हो क्या, इस तरह के होते थे क्या, वो अपनी हंसी छुपाते हुए बोली। ज़ैन की आंखें सुर्ख हो गईं। वो तेजी से उसके सामने आया और उसके गले से पकड़कर उसे दीवार के साथ लगा लिया। कीड़े पड़े थे मुझ में, बदसूरत हूं तो मजाक बनाओगी, वो चीखा। परी ज़ेब उसके इस रूप से खौफजदा होकर उसे देखने लगी और वो उसकी बात को गलत समझ बैठा था, जबकि उसका मतलब था कि भोले भाले थे। मगर उसके जोर से गला पकड़ने की वजह से परी ज़ेब को अपना सांस अटकना महसूस हुआ। प्लीज़ लीव मी, वो बमुश्किल बोल पाई। मैं तुम्हारी जान लेकर ही छोड़ूंगा, वो चिल्लाया। ज़ैन, जोर से चीखकर बोली नायला अफंदी और फिर जल्दी से परी ज़ेब को उससे छुड़वाया। परी ज़ेब खांसती हुई ज़मीन पर बैठ गई और ज़ैन गुस्से से वहाँ से निकलकर चला गया। नायला अफंदी ने जल्दी से उसे थामकर बेड पे बिठाया और पानी पिलाने लगी। एम सॉरी बच्चे, ज़ैन ने जो कुछ किया मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, नायला अफंदी शर्मिंदगी भरे लहजे में बोली। नहीं आंटी, मुझे इनके कमरे में आना ही नहीं चाहिए था, वो बमुश्किल बोली। मेरे बेटे से बदगुमान मत होना, वो ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो तो बड़ा भूला भाला और मासूम सा था। मेरी 7वीं मंथ में डिलीवरी के साथ पैदा हुआ था और बहुत कमज़ोर था। जो देखता यही कहता कि ये मेरा और ज़ुबैर का बच्चा नहीं लगता, और बहुत कमज़ोर था कि पकड़ते भी डर लगता था। और जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसके पिचके गाल और उसका सूखा बदन था। कद बढ़ता गया तो वो और भी अजीब लगने लगा। कॉलेज में उसका मजाक बनाते थे, वो बहुत रोता था। फिर कॉलेज के पहले दिन उसके सीनियर ने उसकी रैगिंग की तो एक लड़की ने उसे बचाया। दोनों इतने क्लोज आ गए कि मेरा बेटा शादी के लिए जिद करने लगा।
मैं रिश्ता लेकर गई तो उस लड़की ने इनकार कर दिया क्योंकि उसको मेरे बेटे जैसा अमीर तो नहीं मगर शायद ज़्यादा खूबसूरत मिल गया, क्योंकि वो खुद बहुत खूबसूरत थी। उसने मेरे बेटे को रिजेक्ट कर दिया और फिर जैन ने सुसाइड की बिल्डिंग से कूदकर, और फिर अल्लाह ने समझो दूसरी ज़िंदगी दी तो फिर जैन पैरालाइज हो गया और 2 साल में मेडिसिन ले लेकर उसका जिस्म भी फूल गया। और 2 साल बाद जब वो चलने के काबिल हुआ तो उसने खुद पे बहुत ध्यान दिया और उसकी तो शख्सियत ही संवर गई, मगर वो बहुत सख्त दिल बन गया। फिर पिछले दिनों जिस इंसान पे किसी चीज़ का असर नहीं होता था वो तुमसे चिढ़ने लगा। किसी लड़की का होना ना होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था, वही तुम्हारा होना उसे गुस्सा दिलाने लगा। और मैंने नोटिस किया कि मेरा बेटा ध्यान देने लगा किसी चीज़ में, और ये कि कोई लड़की है जो उसके लिए जान पे भी खेल सकती है, तो वही मेरे बेटे को इस हादसे से उभारेगी। नायला अफंदी बोलती चली गई और परीजेब की आंखें नम हो गईं। क्या आप मेरे बेटे से शादी करेंगी? मिसेज नायला की बात पे वो हड़बड़ाकर उन्हें देखने लगी। ये आप क्या कह रही हैं आंटी जी? आप जानती हैं ना कि आपका बेटा मुझे बहुत नापसंद करता है, फिर भी आपने ये फैसला कर लिया। क्या जैन को इस फैसले का पता है? उसने झिझकते हुए पूछा। नहीं बेटा, मैं उसे बताने का रिस्क नहीं ले सकती, लेकिन मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप मेरे बेटे का दिल जीतने की कोशिश कीजिए, उसके आसपास रहें कि वो आपको नोटिस करें और उन्हें बेइख्तियार आप अच्छी लगने लगें। वो खुद ब खुद इस शादी के लिए हाँ बोले तो फिर हम हाँ करेंगे। मिसेस नायला ने कहा। आंटी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, पता नहीं क्या समझेंगे, और अगर उन्हें बुरा लगा तो वो बाद में बेबात डांट देते हैं। वो उंगलियां चटकते हुए बोली। अपनी माँ समझकर मेरी इल्तिजा को कबूल कर लो। मैंने बहुत मुश्किल वक्त काटा है, बड़ी मिन्नतों मुरादों से मैंने उसे पाया था, मगर एक लड़की आई और मेरे बच्चे की सारी शख्सियत को ही मस्ख करके चली गई। वो बोलती जा रही थीं और परीजेब का नरम दिल उनकी बातों पर मजीद नरम पड़ गया था, और उसने उनके हाथ पे हाथ रखकर उन्हें यकीन दहानी करवाई कि वो जैन को इस सब से निकालने की ज़रूर कोशिश करेगी। अगले दिन जब वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो सीधी जैन के रूम की जानिब बढ़ी। वो वहां पर बैठा नोट्स बना रहा था। हाय मिस्टर खड़ूस, कैसे हो? वो उसके सामने धप से बैठते हुए बोली। मसला क्या है, क्यों हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो? लगता है कल की रात भूल गई हो। वो तंजिया लहजे में बोला तो परीजेब के चेहरे पर साया सा लहरा गया, मगर दूसरे पल वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे लगता है कि तुम्हें किसी दिमाग के डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। मैं तुम्हारी इंसल्ट कर रहा हूँ और तुम आगे से हंस रही हो। इतनी इंसल्ट किसी जानवर की भी की हो ना तो वो भी मुंह ना लगाए। वो इंतहाई कड़वे लहजे में बोला। उसकी बात पे परीजेब ने बमुश्किल कुछ कहने से खुद को रोका। अच्छा चलो छोड़ो, आज के बाद हम दोनों लड़ेंगे नहीं बल्कि दोस्ती कर लेते हैं। मैं तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगी। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली। मुझे तुमसे दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज़ जाओ यहाँ से। मेरी यहाँ पर एक रेप्यूटेशन है, मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से वो ख़राब हो। वो नागवारी से बोला। अच्छा तुम ये बातें सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। अगर तुम वो मान लोगे ना, कसम से मैं तुम्हें मर्द मान लूँगी। वो इत्मीनान से बोली। मुझे तुम्हें कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, वो तल्ख लहजे में बोला। अच्छा मेरा चैलेंज है, तुम नेक्स्ट टाइम अपने डिपार्टमेंट में जाकर सामने बैठकर लेक्चर लो, इस तरह अलग नहीं। अगर तुम ऐसा करोगे ना, मान लूंगी तुम्हें कि तुम एक बब्बर शेर हो। वो ठोड़ी के नीचे अपना हाथ रखे आंखें पटपटाकर बोली। मुझे तुम्हें बब्बर शेर बनकर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। वो मुंह बनाकर बोला। मान जाओ ना, गेट आउट, वरना मैं धक्के मार के यहाँ से निकालूंगा। वो तिल मिलाकर बोला तो वो दिल महसूस कर उठकर वहाँ से चली आई। अगले कई दिन तक वो उसे यूं ही जिज करती रही, मगर वो हर बार उसे हरा कर ही दम लेता था। उसने आज घर आते ही मिसेस नायला को कॉल करके माजरत कर ली। बेटा, मैंने बड़ी उम्मीद से आपसे ये रिक्वेस्ट की थी कि आप ये सब काम कर सकती हैं, मगर आपने भी इनकार कर दिया। मेरी सारी उम्मीदें ख़त्म कर दी। मिसेस नायला अफसुर्दा लहजे में बोली। मैं जानती हूँ कि मैं आपका दिल दुखा रही हूँ, लेकिन मेरी भी इज्जत नफ्स है। वो हर दिन मुझे इस कदर जलील करता है कि मैं खुद की निगाहों में गिर जाती हूँ। मैं अपनी इज्जत नफ्स के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। आपका बेटा इस सिचुएशन से निकलना ही नहीं चाहता। मैं हर तरह से उसे माइल करने की कोशिश कर चुकी हूँ, मगर उसकी ज़िंदगी सिर्फ एक लड़की पर ठहर चुकी है, मिस सोनिया पे, और वो इससे आगे नहीं देखना चाहते। अगर ऐसा हो सके कि वो दोनों मिल जाएं तो फिर शायद वो जीना सीख जाएं। वो आहिस्तगी से बोली। वो मेरे बेटे की ज़िंदगी में दोबारा आना चाहेगी ना, मैं उसे कभी भी शामिल नहीं करूँगी। मैं इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं दूंगी अपने बेटे को। मिसेस नायला ने गुस्से भरे लहजे में कहा तो वो चुप हो गई, क्योंकि उसे लगा कि वो पराए मामलात में दखल अंदाजी ना करे तो बेहतर है। फिर वक्त गुजरता जा रहा था, मगर वो अब जैन को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती थी। फिर एक दिन वो बस स्टॉप पे अपनी फ्रेंड के साथ खड़ी बस का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक सामने से आती गाड़ी ट्रॉलर से टकराई और बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था।
वहाँ हजूम इकट्ठा हो चुका था और सब लोग ही सिर्फ तमाशा देख रहे थे। कोई एक भी मदद करने को तैयार नहीं था। वो जल्दी से आगे बढ़ी और उसने स्टीयरिंग पे सर रखे बेहोश औरत को जैसे ही सीधा किया तो उन्हें देखकर चौंक गई, क्योंकि वो मिसेस नायला थीं। उसका दिल जैसे डूब सा गया। फिर उसने लोगों की मदद से उन्हें एक टैक्सी में डाला और हॉस्पिटल ले आई। उनका खून बहुत ज़्यादा बह चुका था। उसने जल्दी से मिस्टर ज़ुबैर के ऑफिस कॉल की तो कुछ देर में वो भागे चले आए थे। उन्होंने आते ही जैन को इत्तला की तो वो भी वहाँ पर पहुँच चुका था। वो सर थामे एक साइड पर बैठा था। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर निकले और उन्होंने खून अरेंज करने के लिए कहा, और उसने जब ब्लड ग्रुप पूछा तो वो उसके वाला ही था। उसे सुई से तो हमेशा से डर लगता था, मगर उस वक्त ज़रूरत थी तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के खून देने का सोचा। सर, मेरा यही ब्लड ग्रुप है, आप प्लीज़ क्रॉस मैचिंग करवा के मेरा ब्लड ले लीजिए। ये क्या कह रही है तू? तुम्हें तो सुई से इतना डर लगता है ना? देखें डॉक्टर साहब, ये कहीं बेहोश ना हो जाए। ये तो नॉर्मल रूटीन में इंजेक्शन नहीं लगवा सकती। उसकी फ्रेंड ने जल्दी से कहा तो डॉक्टर पुरसोच अंदाज में उसे देखने लगा। नहीं, मैं खुद पे कंट्रोल करूंगी, मैं अभी आंखें बंद कर लूंगी। आप प्लीज़ ले लीजिए और आंटी जी को बचा लीजिए। वो जल्दी से बोली। फिर क्रॉस मैचिंग के लिए डॉक्टर ने उसे भी भेजा। वो जैन के साथ लेबॉरेटरी में आई और वहाँ एक मर्द अपना ब्लड दे रहा था। वो उसे देखते ही घबरा गई थी। मेरे ख्याल में ये तुमसे नहीं हो पाएगा, हम लोग ब्लड का कहीं और से इंतज़ाम कर लेते हैं, जैन ने संजीदगी भरे लहजे में कहा। ओह हेलो, मैं तुम्हें मुतासर करना भी नहीं चाहती। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आंटी जी की वजह से कर रही हूँ, क्योंकि उनके साथ मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती रही है। और उनका जो ब्लड ग्रुप है ना, वो बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल से बाहर से मिलेगा आपको, और तब तक उनकी जान को खतरा हो सकता है। मैं इसीलिए सब कर रही हूँ। वैसे मैं आपको ये सब एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ? आपको जो सोचना है सोचिए, वो तब कर बोली। फिर एक नर्स ने आकर उसका ब्लड सैंपल लिया, जो कि उसने चुपचाप दे दिया था। फिर कुछ देर के बाद क्रॉस मैचिंग हो चुकी थी और उसे नर्स एक कमरे में ले गई। ब्लड देने के बाद वो बाहर आकर बैठ गई। बेटा, मैं जूस मंगवाता हूँ आपके लिए, इसके अलावा आप बता दीजिए, कुछ खाएंगी? मिस्टर ज़ुबैर अफंदी ने पास आकर कहा। नहीं अंकल, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अब घर जाती हूँ, घर जाकर मैं दूध वगैरह ले लूँगी। आप मेरा नंबर रख लीजिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा जब आंटी को होश आ जाए। वो जल्दी से बोली। थैंक यू सो मच बेटा, आज आपने जो किया है ना हमारे लिए, इसका एहसान नहीं चुका सकते। न सिर्फ आपने मेरी मिसेस को हॉस्पिटल पहुंचाया, बल्कि ब्लड तक दिया। आप सच में बहुत अच्छी हैं। ऐसे ही हमारी मिसेस आपकी तारीफ नहीं करती। खैर, आप जैन को नंबर दे दीजिए तो जैन आपको इत्तला दे देगा। वो उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले। फिर वो इजाज़त लेकर मारिया के साथ घर आ गई। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने अपना ब्लड दे दिया। तुम्हें तो सुई से भी इतना डर लगता था। पूरा मोहल्ला सर पर उठा लेती थी जिस दिन तुम बीमार होती थी और डॉक्टर के यहाँ से भाग आती थी, मगर आज तुमने जैन की मम्मा को ब्लड दे दिया। मारिया ने उसे छेड़ते हुए कहा। ओह हेलो, मेरे दिन इतने भी ख़राब नहीं आए कि मैं उस खड़ूस को पसंद करूंगी, वो मुंह बनाकर बोली। घर पहुंची तो सारा के साथ साथ उसका भाई नवीद परेशान सा इधर से उधर टहल रहा था। कहाँ थी तुम? कितना परेशान हो गया था मैं, उसके भैया ने गुस्से से कहा। आई एम सॉरी भैया, वो ना मिसेस ज़ुबैर अफंदी का एक्सीडेंट हो गया था और मैं उन्हें लेकर हॉस्पिटल चली गई थी। ओ, मिसेस ज़ुबैर अफंदी का एक्सीडेंट हुआ था और इसीलिए सर आज ऑफिस के जल्दी चले गए, लेकिन तुम उन्हें कैसे जानती हो? उसके भाई ने चौंक कर पूछा। मैं उन्हें 3-4 महीने से जानती हूँ। मैं कुछ अरसे पहले उनकी एनिवर्सरी पर भी गई थी और मुझे तो आपने बताया ही नहीं कि आप उनके ऑफिस में काम करते हैं। वो भी नवीद की बात सुनकर चौंक गई थी। ओ अच्छा, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे। कैसी तबीयत थी उनकी? जी भैया, अभी तक तो ठीक नहीं है, ब्लड लगना था उन्हें, मैंने अपना ही ब्लड दिया उन्हें, वो आहिस्तगी से बोली। क्या तुमने ब्लड दिया? लेकिन बेटा ऐसे कैसे दे दिया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना गुड़िया? तुमने कुछ खाया फिर? सायरा भाभी भी परेशान सी होकर पूछने लगी। आप दोनों ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो उन्हें तसल्ली देते हुए बोली। मगर वो दोनों तो परेशान हो चुके थे। फिर सायरा जल्दी से दूध और फ्रूट्स ले आई और नवीद ज़बरदस्ती उसे खिलाने लगे। फिर उन्होंने उसी ज़बरदस्ती सोने के लिए लुटा दिया, मगर उसे नींद कहाँ आ रही थी, बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही थी। क्या उस खड़ूस को फ़ोन करके पूछूं? वो खिड़की के पास खड़ी खुद से सवाल कर रही थी। कितनी बार उसने उसका नंबर निकाला मगर मिलाने की हिम्मत नहीं हुई थी। फिर शाम को वो बैठी चाय पी रही थी, तभी उसका मोबाइल बजने लगा। उसने पहली ही रिंग पर फ़ोन उठाए मोबाइल कान को लगाया। हेलो, आंटी जी की तबीयत कैसी है? उसने बेकरारी भरे लहजे में पूछा। हाँ, शुक्र है अल्लाह का, मम्मा को होश आ गया है, जैन ने कहा। ओह थैंक गॉड, मेरी तरफ से उनका हालचाल पूछिएगा, वो जल्दी से बोली। ओके, जैन ने कहते हुए कॉल काट दी। सच में बड़ा ही खड़ूस है ये बंदा, इतना भी नहीं हो सका कि मेरा हाल पूछिए कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, वो दिल ही दिल में कुड़ते हुए बोली। फिर अगले दिन वो कॉलेज से ही हॉस्पिटल गई और मिसेस नायला अफंदी तो उसे देखकर ही खिल उठी थी।
वो उनका हाल दरियाफ्त करने के बाद उनके पास बैठकर हल्की फुल्की गुफ्तगू करने लगी। एक आखिरी बार मेरी ख्वाहिश पूरी कर दें, प्लीज़ जैन को अब अपनी तरफ माइल करने की आखिरी कोशिश करें, प्लीज़। इसके बाद भी अगर वो बदतमीज़ी करे तो दोबारा मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, मिसेज़ नाइला ने उम्मीद भरे लहजे में कहा तो वो चाहकर भी मना नहीं कर पाईं। अगले दिन वो अपने लेक्चर लेने के बाद बाहर की जानिब बढ़ गई और फिर उसकी निगाह पार्किंग एरिया की जानिब बढ़ते जैन पे पड़ी तो उसे मिसेस नाइला से किया वादा याद आ गया। वो 2-3 गहरे गहरे सांस भरती तेजी से उसकी तरफ बढ़ गई। हाय जैन, उसने पास जाकर कहा। तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? उसने झुल्लाकर पूछा। हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? परी ज़ेब ने पूछा। क्यों, वजह? वो नागवारी से बोला। बस है वही, परी ज़ेब ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, मुझे नहीं करनी कोई दोस्ती तुमसे, जैन ने जवाब दिया। क्यों नहीं करनी? वो जल्दी से बोली। मेरी मर्जी, वो कहकर आगे बढ़ गया। उफ उफ, ये तो बात भी नहीं करता और इसकी मॉम मुझे इसकी महबूबा बनाना चाहती हैं, वो बड़बड़ाई। फिर सर झटककर वो जल्दी से उसके पीछे भागी और उसकी गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठ गई। जैन हक्का बक्का सा से देख रहा था। फौरन उतरो मेरी गाड़ी से, वो झुल्लाकर बोला। मैं घर कैसे जाऊंगी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे घर तक ड्रॉप कर दो। मैं तुम्हारा शोफर नहीं हूँ, वो उसकी बात पे तब कर बोला। हाय अल्लाह, मुझे ड्रॉप करने से तुम खुद को शोफर समझने लगोगे? छी, कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। ठीक है, उतर जाती हूँ, मगर इतना याद रखना कि अपनी इस छोटी हरकत पे आपका ज़मीर आपको मलामत करेगा, वो बोली। ज्यादा नौटंकी मत करो और गाड़ी से निकलो जल्दी, वो बोला। अरे चीख क्यों रहे हो, निकल ही दुप रही हूँ, वो आंखें पटपटा कर बोली और बाहर निकल गई। जैन ने जन से गाड़ी आगे को बढ़ा ली और घर पहुंचकर वो लाउंज में रखे सोफे पे बैठकर परी ज़ेब के मुतालिक सोचने लगा। उसे बैठे अभी कुछ देर ही हुई थी कि नाइला अफंदी अंदर दाखिल हुई। वो उन्हें देखकर सीधा होकर बैठ गया। क्या बात है मेरी जान? नाइला अफंदी ने पूछा। इस आफत की पुड़िया ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है, वो झुल्ला कर बोला। कौन आफत की पुड़िया? नाइला अफंदी ने हैरत से पूछा। वही परी ज़ेब, वो दांत कुचकुचाकर बोला। अरे इतनी प्यारी बच्ची है वो, और तुम उसके लिए ये सब कैसे बोल सकते हो? नाइला अफंदी ने कहा। मॉम, आप क्यों उसकी साइड लेती हैं? वो तपा। क्योंकि वो है ही इतनी प्यारी, मैं तुम्हारी जगह होती तो उससे प्यार जरूर कर बैठती, नाइला अफंदी ने कहा। हो रियली मॉम, खूबसूरत तो सोनिया भी थी और प्यार भी हुआ उससे, मगर क्या हुआ? छोड़ दिया उसने आपके अमीर तरीन बेटे को बदसूरत कहकर, वो तल्ख लहजे में बोला। वो अगर अब तुम्हें देख लेगी तो तुम्हें छोड़ने पे पछताएगी, नाइला अफंदी ने कहा। ऐसा नहीं हो सकता, मुझ में क्या बदला है, सिर्फ जिस्म भरा है मेरा, मगर हूं तो काला ही ना, और आपकी वो परियों जैसी परी ज़ेब के साथ खड़ा और भी काला लगता हूँ, जैन ने सर झटक कर कहा। कैसी बातें कर रहे हो तुम, इतने हैंडसम हो और काले नहीं, हल्की सांवली रंगत है, और लड़कों का ऐसा रंग ज्यादा अच्छा लगता। लड़कियां मुड़ मुड़ के देखती हैं मेरे बेटे को। मॉम, लड़कियां मुड़कर देखती जरूर हैं, मगर मैं हैंडसम हूँ इसलिए नहीं, बल्कि मेरा स्टेटस, मेरी शानो शौकत देखती हैं। और आपकी जो परी ज़ेब है ना, वो वहाँ यूनिवर्सिटी में सबको छोड़कर मेरे पीछे इसलिए है क्योंकि मैं अमीर हूँ। बस दोस्ती कर लो, यही राग आलापती, वो तल्ख लहजे में बोला। मेरी जान, वो लड़की सबसे अलग है, और फिर हर्जी क्या है दोस्ती करने में, नाइला अफंदी ने कहा। मुझे नहीं करनी उससे कोई दोस्ती, और कल दोस्ती के अलावा अगर उसने कोई और डिमांड कर दी तो फिर? वैसे भी वो मुझसे दोस्ती इसीलिए करना चाहती है क्योंकि मैं एक अमीर तरीन फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, वो मुंह बनाकर बोला। मसला क्या है, अगर वो ये सोच रखे भी तो दोस्ती करनी है ना, कर लो, और चलो इसी वजह से कर लो कि उसने तुम्हारी माँ की जान बचाई है। क्या तुम ये बात मानते हो ना कि उसने तुम पर एहसान किया है तुम्हारी माँ को बचाकर? तो बेटा अपनी माँ की खातिर ही उससे दोस्ती कर लो, हो सकता है इससे हम उसका कुछ एहसान चुका सकें। नाइला अफंदी ने उसके गिर्द बातों का घेरा तंग करते हुए कहा तो वो लब भींच कर रह गया। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उससे दोस्ती कर सकूं, लेकिन अगर वो लड़की मेरे गले पड़ गई ना तो फिर मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा, वो दांत पीस कर बोला। हाँ ठीक है, दोस्ती कर लो बस, और अगर कोई और डिमांड करे तो मुझे बताना, मैं अच्छी तरह से उसे सीधा करूंगी, नाइला अफंदी जल्दी से बोली। वो सर झटक कर उठकर खड़ा हो गया। अगले दिन उसने फिर से आकर उसके कान खाने शुरू कर दिए थे। ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती कर लेता हूँ, लेकिन इतनी बात याद रखना, बात सिर्फ दोस्ती तक रहे, इससे आगे नहीं, वो तेज लहजे में बोला। अरे तुम फिक्र ही नहीं करो, मैं भी इस दोस्ती से आगे कुछ नहीं सोचूंगी फ्रेंड्स, वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली तो जैन ने उसका मखमली मोमी हाथ अपने हाथ में हल्का सा दबाकर छोड़ दिया। फिर आने वाले दिनों में वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे, और यहाँ तक कि जैन ने उसके कहने पे सोशल मीडिया अकाउंट तक बना लिया था, और वो उसकी वीडियोज़ को स्टाइलिश बनाकर अपलोड करती थी।
कुछ दिन गुजरे तो पूरी यूनिवर्सिटी में धूम उठी कि सुपर मॉडल सोनिया नकवी भी अपने MBA लास्ट सेमेस्टर पूरा करने आ रही है। और जैन ने सुना तो वो गुमसुम सा हो गया था और घर पहुंचा तो खुद को कमरे में बंद कर लिया। नायला अफंदी की हजारों मिन्नतों के बाद उसने दरवाज़ा खोला तो नायला अफंदी उसकी सुर्ख आंखों को देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ बच्चे, किसी ने कुछ कहा है क्या? नायला अफंदी ने पूछा। सोनिया वापस आ रही है मॉम, मैं कैसे सामना करूंगा उसका? वो नम लहजे में बोला। जैसे सामना करना चाहिए वैसे ही करना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। जैसे तुम सोशल मीडिया पर छाए हुए हो वैसे ही तुम उसके सामने जाओगे, परिजेब ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा, उसने मेरा मजाक उड़ाकर मुझे छोड़ा था और फिर से वो मेरा सबके सामने मजाक बनाएगी। मैं अपनी स्टडी मजीद कंप्लीट नहीं कर सकता, डैड के साथ ऑफिस ऐसे ज्वाइन कर लूंगा, मुझे कौन सा कोई जॉब करनी है, वो नम लहजे में बोला। परिजेब और नायला अफंदी ने उसे बहुत समझाया मगर वो तो अपनी जिद पे अड़ चुका था। तो मिसेस नायला अफंदी ने बेबसी से अपनी नम आंखों को साड़ी के पल्लू से साफ किया और उठकर बाहर निकल गई। परिजेब ने गुस्से से उसे देखा। मेरी और तुम्हारी दोस्ती आज से ख़त्म, तुम मेरी दोस्ती के काबिल हो ही नहीं। तुम एक बुज़दिल और डरपोक इंसान हो जो कि हकीकत का कभी सामना नहीं करता, जिसकी वजह से उसके अपने दुखी होते हैं। तुम्हें ज़रा तरस नहीं आता अपनी मॉम पे। तुम्हारे लिए उन्होंने अपनी एक ज़िंदगी लगाई है, वो तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं सोचती, मगर तुमने उनके हर ख्वाब को जला दिया। एक बार खुद को आईने में देखना, दुनिया की नज़र से नहीं, अपनी माँ की नज़र से। तुम्हें अपने आप से ज़्यादा कोई खूबसूरत नज़र नहीं आएगा मिस्टर जैन अफंदी। मुझे तो तुम कहीं से बदसूरत नहीं लगते, क्योंकि मैं जैसी नेगेटिव सोच नहीं रखती। खुद को पॉजिटिव करोगे तो ही अपने लिए अच्छा सोचोगे। तुम एक एहसास कमतरी के शिकार इंसान हो जो कि दूसरों की बातों को सीरियस लेता है कि बरसों पहले किसी ने उसे कहा कि वो खूबसूरत नहीं है और उसने ये बात मान भी ली। वैसे जो तुम्हारे माँ बाप कहते हैं कि तुम खूबसूरत हो, वो क्यों नहीं मानते? वो तल्ख लहजे में बोलती जा रही थी और वो साकित व जामिद बैठा सुन रहा था। फिर वो गुस्से से उठकर वहां से चली गई। रात के 11 बज रहे थे। जैन कॉफ़ी का मग थामे घुप अंधेरे में न जाने क्या तलाश कर रहा था। उसका दिमाग अभी तक परिजेब की बातों में उलझा हुआ था। वो वाकई ही सोनिया की वजह से अपने मॉम डैड को कितना दुख दे चुका था। वो हर वक्त खुद को कोसता था, खुद को बदसूरत बोलता था और ऐसे बोलते हुए उसने कई बार नोट किया कि उसकी माँ की आंखें नम होने लगती हैं। उसकी गहरी ब्राउन आंखें एक ही जगह ठहरी थीं। वो मुसलसल एक जगह ही देखे जा रहा था कि अचानक से उसके जहन में आया कि परिजेब से बात की जाए, क्योंकि आज उसका कब से कोई मैसेज नहीं आया था, वरना वो किसी न किसी बात को लेकर उसे जज करती ही रहती थी और कुछ नहीं तो जोक भेज देती थी जिनको वो पढ़े बगैर ही डिलीट कर देता था। आज वो पहली बार चाह रहा था कि उसकी तरफ से कोई मैसेज आए, मगर वो तो उससे नाराज होकर गई थी। क्या मैं खुद उसे मैसेज करूं? वो खुद से सवाल करने लगा। नहीं, रहने दे, अगर किया तो ज्यादा भाव खाएगी। पहले ही जान नहीं छोड़ती, मजीद मेरे पीछे पड़ जाएगी। उसने सर झटक कर सोचा, मगर दिल उससे बात करने के लिए बेताब सा हो रहा था। दिलो दिमाग की जंग में जीत दिल की हुई थी। उसने जल्दी से हाई का मैसेज टाइप किया और उसे सेंड कर दिया। दूसरी तरफ से मैसेज फौरन ही सीन कर लिया गया था, मगर जवाब नहीं आया था। परिजेब, रिप्लाई करो मुझे, उसने दोबारा से मैसेज भेजा, मगर दूसरी तरफ से फिर सीन करने के बाद कोई भी मैसेज नहीं आया। क्या बदतमीजी है परिजेब, मैंने कहा ना कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो दिल ही दिल में झुंझुनाता हुआ टाइप करने लगा। फिर मैसेज डिलीवर करने के बाद उसने 5 मिनट तक इंतजार किया, मगर दूसरी तरफ से फिर कोई मैसेज नहीं आया। अब तो उसके चेहरे पर गुस्से भरे तासुरात उभरने लगे थे। अगर तुमने मुझे रिप्लाई नहीं किया ना तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा, उसने अब धमकी भरा मैसेज भेजा। तकलीफ क्या है, तुम्हें बार बार मैसेज किए जा रहे हो, रिप्लाई नहीं कर रही, इसका मतलब बिजी हूं तो समझना चाहिए ना तुम्हें। दूसरी तरफ से लंबा चौड़ा मैसेज आया था। हाँ तो मुझे भी बात करनी थी ना, तुम कह देती कि वेट करो, मगर तुम तो रिप्लाई नहीं कर रही थी। वो जल्दी से बोला। क्या बात करनी थी? दूसरी तरफ से पूछा गया। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मैंने सोचा कि हाल अहवाल दरियाफ्त कर लूं। वो टाइप करने लगा। क्या बात है, यानी तुम मुझसे बात करना चाहते थे? चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें मेरी कद्र तो हुई। चलो बताओ क्या कर रहे थे? नथिंग, कॉफी पी रहा हूँ। और तुम क्या कर रही हो? जैन ने पूछा। वॉशरूम में बैठी हूँ, मुस्कुराहट वाले इमोजी के साथ जवाब आया। जैन को कॉफी पीते अच्छा लगा। क्या मजाक है परिजेब, जैन ने कहा। हो हाय, मजाक नहीं कर रही मैं, सच्ची में वॉशरूम में हूँ। व्हाट द हेल परिजेब, छी, तुम वॉशरूम में मोबाइल यूज करती हो? जैन ने जवाबन कहा।
हाँ तो और क्या करूं, मेरा सिर्फ व्हाट्सएप पैकेज होता है और साथ वालों का मैंने वाईफाई का पासवर्ड चुराया हुआ है ना, तो वो हमारे वॉशरूम के पास आता है। अब अगर मैं वॉशरूम के पास बैठकर यूज़ करूं तो वो लोग देख लेंगे ना, इसीलिए मैं वॉशरूम के अंदर बैठकर यूज़ करती हूँ और कोई ना कोई मूवी ड्रामा देख लेती हूँ। उसका मैसेज पढ़कर जैन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुम सच में बहुत बड़ी ड्रामेबाज हो, जैन ने जवाब दिया। थैंक यू इज्जत माब जैन अफंदी साहब, आगे से तपा हुआ उसका भी जवाब आया। तुम वॉशरूम कंप्लीट कर लो, क्योंकि गंदी लड़की मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, मेरा दिल खराब कर दिया तुमने, जैन ने कहा। वाह वाह, क्या कहने हैं आपके, खुद आप अमीरों के तो चोंचले होते हैं बेड टी पीने के, जो कि ब्रश किए बगैर ही पीते हो और कमोड पे बैठकर अखबार पढ़ते हो, तो मैं अगर वॉशरूम में बैठकर मोबाइल यूज़ कर लूँ तो गंदी? यानी अमीर करे तो अदा, गरीब करे तो चोंचले। और वो मुहावरा है ना, साडा कुत्ता कुत्ता ते तुहाडा कुत्ता टॉमी। परीजेब का गुस्से वाले इमोजी के साथ लंबा चौड़ा रिप्लाई आया। जैन के हल्क से फलक शगास कहकहा निकला। तुम ड्रामा नहीं हो, तुम पूरी फिल्म हो, और वॉशरूम में बैठकर अपनी मूवी कंप्लीट कर लो, फिर बात होगी। खुदा हाफिज। जैन ने उसको रिप्लाई करके मोबाइल साइड पे रख दिया। वो मुस्कुराता हुआ उठा तो सामने मिरर में खुद को देखकर ठिठका। उसे अपनी मुस्कुराहट कुछ अजनबी सी लगी। वो सालों बाद आज कहकहा लगाकर हंसा था। क्या हो गया है मुझे? मैं परीजेब के साथ इतना रिलैक्स फील कर सकता हूँ? क्या मुझे परीजेब अच्छी लगने लगी है? वो बड़बड़ाया। उसने आंखें बंद की तो छम से मुस्कुराती परीजेब सामने आ गई। उसने घबराकर जल्दी से आंखें खोली। उसका दिमाग जैसे माऊफ हो गया था। ये क्या सोचने लगा हूँ? मैं प्यार में नहीं पड़ सकता, मुझे दोबारा प्यार करना ही नहीं है, वो खुद से बोला और चलता हुआ आकर सोफे पर बैठ गया। कुछ देर गुजरी तो दूसरी तरफ से परीजेब की कॉल आने लगी थी। हेलो, वो कॉल अटेंड करते हुए बोला। जी जनाब, अब बोलिए क्या काम था? दूसरी तरफ से वो अपने मखसूस नटखट अंदाज में बोली। तुम्हारे घर वाईफाई नहीं लगा क्या? इतने गरीब हो तुम लोग? जैन ने पूछा। जी नहीं, हम कोई गरीब नहीं है। मेरे भैया आप ही के बाबा के ऑफिस में काम करते हैं और अच्छी खासी पे है उनकी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि घर में नेट हो। वो कहते हैं कि पहले कुछ बनो, और इसीलिए मैं बेचारी गरीब लोगों के नेट चोरी करती हूँ। दूसरी तरफ से वो मुंह बसूर कर बोली तो वो बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। तो तुम्हारे भाई को ये बात भी पसंद नहीं आएगी कि मैं तुमसे बात करता हूँ? वो बोला। हाँ, मुझे भी लगता है। अगर मैंने उनको बता दिया ना कि मैं जैन अफंदी से बात करती हूँ तो वो शायद बहुत गुस्सा हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। तुम्हें सुधारने का ठेका ले रखा है मैंने। दूसरी तरफ से वो लापरवाही भरे अंदाज में बोली। अच्छा, मतलब तुम्हारे नज़दीक मैं बिगड़ा हुआ हूँ? वो आंखें सिकेड़ कर बोला। बिगड़े हुए तो नहीं हो, मगर बहुत अजीब हो, खुद को ही हकीर बोलते हो। मुझे ये बिल्कुल बात पसंद नहीं आती। तुम्हें ना एक काम करना होगा, खुद को पहले प्यार करना सीखो। जब खुद से प्यार करना सीखोगे ना तो तुम्हें सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। पता है, मैं सबसे ज्यादा खुद से प्यार करती हूँ। जब तक मैं खुद से प्यार नहीं करूँगी तो मैं किसी और से प्यार कैसे कर सकती हूँ? इसीलिए कल यूनिवर्सिटी ज़रूर जाना और उस सोनिया को ना इग्नोर करके आगे गुजर जाना अपने मखसूस एटीट्यूड के साथ। देखना, वो तुम्हें पलटकर ज़रूर देखेगी, वो जल्दी से बोली। और अगर मैं ऐसा ना कर पाया तो? अगर मैंने उसे देखने के बाद अपने हवास खो दिए तो? वो अपने लब चबाते हुए बोला। अरे, तुम्हारा एक इमेज है यार इस यूनिवर्सिटी में, और तुम्हें चाहिए कि तुम उसे बरकरार रखो, और वो तभी मुमकिन हो सकता है जब तुम हकीकत का सामना करोगे, और वो हकीकत सोनिया है। तुम एक बार सोचो, जब तुम खुद को समेट कर आगे बढ़ोगे ना, तुम्हारी मॉम और डैड को कितनी खुशी होगी। क्या तुम उनकी खुशी के लिए भी नहीं कर सकते? तुम तो इतने खुशनसीब हो, इतने प्यार करने वाले माँ बाप मिले हैं। मुझे देखो, मेरे पास दोनों ही नहीं है। जब मैं पैदा हुई तो कुछ अरसे के बाद मेरे बाबा चले गए, और जब 10 साल की थी तो मेरी मम्मा इस दुनिया से चली गईं। फिर आज से 5 साल पहले जब मेरे भैया की शादी हुई, तब मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में कोई है जो कि मेरी माँ जैसा है। मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक दिल में कसक होती है ना कि काश मेरी भी माँ होती तो वो हमेशा रहती हैं। तुम खुशनसीब हो, तुम्हें ये दोनों मिले हैं। प्लीज़ इनकी खातिर इतना कर लो। वो बोलती जा रही थी और उसके लहजे में अजीब सा दर्द था जो कि उसको बहुत ज़्यादा महसूस हुआ। आई एम सो सॉरी, मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं, वो आहिस्तगी से बोला। इट्स ओके, अच्छा चलो, बाद में बात करूंगी, मुझे ना अब सोना है। वो जल्दी से कॉल काट गई, मगर वो उसके लिए एक नई राह खुल चुकी थी। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी पहुंचा और अपने मखसूस अंदाज में चलता हुआ आगे बढ़ा था कि सामने खड़ी सोनिया को देखकर एक पल के लिए ठिठका, मगर दूसरे पल वो अनजान बनता उसके पास से गुजरता आगे बढ़ गया। फिर वो फ्री पीरियड में बैठा अपने नोट्स बना रहा था कि उसे महसूस हुआ कि उसके पास आकर कोई खड़ा हुआ है, और वो समझा कि वो परीजेब है।
कोई काम था परिजेब? वो बिना देखे बोला। कौन परिजेब? सोनिया की आवाज़ पर उसने एक झटके से सर उठाकर उसे देखा। ओ एम सो सॉरी, मैं आपको परिजेब समझ बैठा। वो जल्दी से बोला। इट्स ओके, लेकिन परिजेब है कौन? सोनिया उसके पास बैठते हुए बोली। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। खैर आप बताइए कैसी चल रही है आपकी मॉडलिंग? वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे देखकर बेकरार होकर मेरे पास आओगे, मगर तुम तो ऐसे गुजर गए जैसे मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ, सोनिया ने कहा। हम अजनबी ही तो बन चुके थे सोनिया, पहले दोस्त थे, क्लास फेलो होने के साथ साथ, मगर फिर जब मैंने आपको प्रपोज किया तो आपने पूरी क्लास के सामने मेरा मजाक बना दिया और यहाँ तक कि मुझे कहा कि मैं फिरौन की लाश जैसा लगता हूँ। मगर देखो ना, मैं बदल गया फिर, और मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ, और उसकी वजह है परिजेब। वो हल्की सी मुस्कुराहट से बोला तो सोनिया के चेहरे पर नागवारी बड़े तासुरात नजर आने लगे। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने वो सब कहा, लेकिन तुमने भी तो एकदम से मुझे प्रपोज कर दिया था। बुद्धू टाइप से तो थे, और मैं इतनी मॉडर्न लड़की थी, लोग मेरा मजाक बनाते हैं तुम्हारे साथ चलने पर। बाकी तुम मुझे बहुत पसंद थे, और आज भी हो, लेकिन अब तो तुम बहुत हैंडसम बन गए हो यार। सोनिया उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, मगर वो तो यकटक सामने से आती परिजेब को देख रहा था, जो कि वाइट कलर की फ्रॉक के साथ शानों पर दुपट्टा ओढ़े, ढीला सा जूड़ा बनाए अपनी फ्रेंड के साथ बात करती अपनी ध्यान में चली आ रही थी। उसकी निगाहों के ताक़ुब में सोनिया ने देखा तो लब भींच कर रह गई। ये है क्या परिजेब? सोनिया ने हसद और जलन भरे लहजे में पूछा। वो चौंक कर बोला और हैरानगी से उसे देखने लगा, जो कि अजीब सी निगाहों से परिजेब को देख रही थी। हाय, कैसे हो? परिजेब धप से उसके पास बैठते हुए बोली। तुम तो MBA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो ना, तो तुम्हारा जैन से क्या ताल्लुक है? तुम्हें इतना फ्री नहीं होना चाहिए इससे, सोनिया ने चुपते हुए लहजे में कहा। आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? आपको मेरे बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो किसी के साथ भी फ्री हो जाती हूँ, और रही बात जैन की, तो हम लोग तो बड़े अरसे से फ्रेंड्स हैं, और शायद हो सकता है हमारी अनकरीब शादी भी हो जाए। परिजेब की बात पर जैन ने बेयकीनी से उसे देखा, मगर वो उसे आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा कर चुकी थी। क्या वाकई जैन, तुम शादी कर रहे हो? सोनिया मुस्तरिब लहजे में पूछा तो वो कंधे उचका गया। फिर परिजेब जब तक वहां पर रही वो परेशान सी बैठी थी, फिर वो गुस्से से उठकर वहां से चली गई। ये क्या शोशा छोड़ा है तुमने? शर्म नहीं आई ऐसी बात करते हुए? वो नागवारी से बोला। मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा, तुम और मैं दोस्त हैं, तो आगे जाकर अगर हम शादी कर लेंगे तो क्या हर्ज है? वो लापरवाही भरे अंदाज में बोली तो जैन ने उसे नागवारी से देखा। तुम्हें अगर ये लग रहा है ना कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तो इस बात को भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा, उसने सर झटक कर बोला। क्यों नहीं हो सकता? अगर कल को तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो फिर? वो तेज लहजे में बोली। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे प्यार होगा? हरगिज नहीं, तुम मेरी टाइप की नहीं हो, और वैसे भी हमारी क्लास में बहुत फ़र्क है। अगर तुम्हें ये खुशफहमी है तो प्लीज़ निकाल दो, मेरे आसरे पर मत रहना, क्योंकि मैं तुमसे शादी हरगिज़ नहीं करूंगा, वो नागवारी से बोला। ओ हेलो मिस्टर बुद्धू, मैं भी तुमसे शादी करने के लिए मरी नहीं जा रही। मुझे तो यहाँ हज़ारों लड़के प्रपोज करते हैं, और मैं ये सिर्फ इसलिए कह रही थी ताकि तुम्हारी वो सोनिया जी सुन ले, और वो बेख्तियार तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हो जाए, और तुम देखना वो हम दोनों को क्लोज देखकर बहुत जलन का शिकार होगी, और बस तुम्हें इसी के ऊपर ये जाहिर करना है कि तुम और मैं जल्द शादी करने वाले हैं। फिर देखना वो खुद तुम्हारे पास आकर कहेगी कि प्लीज़ जैन इससे शादी मत करो, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, तो इसीलिए हमें एक होना चाहिए। वो मुंह बनाकर बोलती जा रही थी, और इस बार जैन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैरने लगी। तुम सच में पूरी की पूरी पागल हो, ऐसे सीरियस होकर बात करती हो ना कि अगला बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है। खैर, थैंक यू सो मच तुमने जो मुझे मशवरा दिया था, और हाँ, अगर इस नाटक से तुम्हें लगता है कि सोनिया मेरी तरफ वापस आ सकती है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला। चलो मैं कर लूंगी, लेकिन इसके बदले क्या दोगे? वो जल्दी से बोली। तुम्हें इसके बदले कुछ चाहिए? खैर बताओ क्या चाहिए, वो सर झटक कर बोला। प्लीज़ मेरी एक असाइनमेंट बना दो, मुझे पता है कि तुम इस यूनिवर्सिटी के टॉपर हो, मगर मुझे असाइनमेंट परफेक्ट चाहिए जो कि सिर्फ तुम ही बना सकते हो, प्लीज़ कर दो ना, वो इल्तिजाइया लहजे में बोली। तो जैन ने तासुफ से उसे देखा। तुम पागल हो क्या पगली लड़की? तुम्हारे भैया तुम्हें क्या बनाने के लिए इतना पढ़ा लिखा रहे हैं और तुम इधर उधर से असाइनमेंट लिखवा लेती हो, वो अफसोस भरे लहजे में बोला। अरे भैया की तो छोड़ो ना यार, उन्हें तो पता नहीं मुझे क्या बनाना है। बंदा पूछे, हम लोग कोई अमीर हैं जो इतना पढ़ेंगे? मिडिल क्लास लड़की हूँ, और किसी मिडिल क्लास लड़के से शादी हो गई मेरी, और उसने तो मुझे जॉब करने नहीं देनी। मेरी सारी जिंदगी चूल्हे पे गुजर जानी है, तो इसीलिए बेहतर है ना कि मैं अपनी मेहनत करूँ ही ना, वो मुंह बनाकर बोली। सच में पागल हो तुम। पढ़ना क्या इसलिए लाजमी होता है कि तुम आगे जाकर जॉब ही करोगी? एक पढ़ी लिखी माँ अपने बच्चों को बहुत अच्छा मुस्तकबिल देती है और बहुत अच्छी तरबियत भी।
अब मेरी मॉम को देखो, वो जॉब तो नहीं करती ना, सिर्फ एनजीओ चलाती हैं, और उन्होंने कभी जॉब की ही नहीं। मगर मैं एफएससी तक अपनी मॉम से पढ़ा हूं, और मेरा दावा है कि उन जैसा कोई मुझे नहीं पढ़ा सकता था। आज मैं जो भी हूं ना, अपनी मॉम की वजह से हूं। उसके लहजे में नायला अफंदी के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। तुम सच में बहुत खुशनसीब हो। काश मेरी ममा वो होती। मेरी ममा भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो चली गई इस दुनिया से। मैं तो कहती हूँ दुनिया में 2 ममा होनी चाहिए, एक चली जाए ना, दूसरी संभाल ले। परिजीब की आंखों में नमी सी झलकी तो जैन बेचैन सा हो गया। तो मेरी मॉम भी तो तुम्हारी मॉम है ना, तुम मेरी दोस्त हो, तुम जब चाहो मेरी मॉम से मिलने आ सकती हो, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ इस बात की। हाँ तो वो तो मैं आ ही सकती हूँ, और मुझे तुम्हारी इजाज़त की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो गर्दन अकड़ा कर बोली। हाँ ये बात तो है, अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरी मॉम भी पटाकर रखी हुई है, जब देखो वो तुम्हारे ही गन गा रही होती हैं। वैसे ऐसा कौन सा जादू चलाया तुमने? इसे मोहब्बत का जादू कहते हैं मिस्टर खड़ूस, मगर तुम नहीं समझोगे। वो बोलते हुए उठ खड़ी हुई। किधर जा रही हो? जैन ने चौंक कर पूछा। अभी तुमने इतना बड़ा लेक्चर दिया तो इसीलिए अब खुद ही असाइनमेंट बनाने लगी हूँ, वो मुंह बसूर कर बोलती उठकर वहां से चली गई। अगले कई दिन तक वो दोनों आस-पास ही नजर आए और यूनिवर्सिटी में उनकी दोस्ती को मोहब्बत पे महमूल किया जा रहा था। ये बातें सोनिया तक भी पहुंच रही थीं और वो ये सब सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। आज वो जब जैन के पास आई तो वो मोबाइल पर किसी के साथ मसरूफ था और उसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट थी। उसे पता चला था कि परीजेब के आने से पहले वो बहुत संजीदा अंदाज में रहता था, मगर परीजेब से दोस्ती के बाद वो बदल चुका था। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि परीजेब से बात कर रहे हो? सोनिया ने पास आकर चुपते हुए लहजे में पूछा। हाँ, उसी से बात कर रहा हूँ। थोड़ी सी पागल है तो उसकी बातों पे हंसी आ जाती है। खैर, आप बताइए कैसी जा रही है पढ़ाई? वैसे आपने पढ़ाई क्यों छोड़ दी थी बीच में? मैं तो चले बीमार था इसीलिए नहीं पढ़ पाया, तो आपने क्यों ये सब किया? जैन ने पूछा। बस तुम्हारे बात कभी दिल ही नहीं लगा और मैंने भी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी, सोनिया ने मक्कारी से झूठ बोलते हुए कहा, जबकि हकीकत में उस पे सुपर मॉडल बनने का जुनून सवार था और इसी वजह से उसने जैन को भी छोड़ा था। मगर जिस शख्स के आसरे पर वो जैन को छोड़कर गई थी, उस शख्स ने उसे दगा दे दी थी। उसने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया, अपना एक नाम तो बना लिया, मगर दौलत इतनी नहीं पा सकी। अब फिर से वो शॉर्टकट अपनाना चाहती थी, इसीलिए दोबारा से वो जैन की जिंदगी में आना चाह रही थी। मुझे हमेशा से गिल्ट रहा कि मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है। क्या हम दोबारा से अपनी जिंदगी को वहां से शुरू कर सकते हैं? क्या आज अगर मैं तुम्हारी तरफ अपना हाथ बढ़ाऊं तो तुम थामोगे? सोनिया ने कहा तो उसने बेयकीनी से देखा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी और परीजेब की शादी होने वाली है, मगर तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो। ये बात तुमने उस दिन मुझे कही थी ना? यानी तुम्हारे दिल में आज भी मैं हूँ, और मोहब्बत तो एक बार होती है ना जैन? वो उसके हाथ पर हाथ रखकर बोली तो जैन पर जैसे शादी मर्ग ही तारी हो गई थी। दिल चाह रहा था कि उठकर नाचने लग जाए, मगर वो खुद पर जब्त किए बैठा था। वो परीजेब ने मजाक किया था, हमारी कोई शादी नहीं होने वाली, हम सिर्फ फ्रेंड ही हैं। और रही बात शादी की, तो मैंने इस बारे में अभी सोचा भी नहीं, कोई भी हो सकती है। जैन ने लापरवाही भरे लहजे में कहा। यानी मैं हो सकती हूँ? सोनिया ने एक्साइटेड अंदाज में कहा तो वो कंधे उचका गया। आई लव यू जैन, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, वो उसके गले लगते हुए बोली। वो साकित और जामिद सा खड़ा था। मैं तुम्हें सोच कर जवाब दूंगा, वो आहिस्ता से बोला, और फिर अपनी चीजें उठाकर वहां से निकलता चला गया। मुझे तुमसे अभी और इसी वक्त मिलना है, उसने परीजेब को मैसेज किया। मैं नहीं आ सकती, पता है मेरी भाभी को 5 साल के बाद बेबी आने वाला है और उनको सख्त आराम की जरूरत है, और मैं उनका ख्याल रखने के लिए घर पर मौजूद हूँ। दूसरी तरफ से परीजेब का लंबा चौड़ा मैसेज आया। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी, तुम्हारा मशवरा चाहिए था, उसने कहा। हाँ तो पूछो ना, मैं बता दूंगी मैसेज पे, दूसरी तरफ से रिप्लाई आया। उसने सारी सिचुएशन बताई तो दूसरी तरफ से परीजेब का फोन आ गया। पहले तो तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो मिस्टर खड़ूस, और ट्रीट बनती है वो बाद में ले लूंगी। और रही बात मशवरे की, तो ये बात अपनी मॉम से जाकर करो, अगर उन्हें वो पसंद है तो ठीक है, अगर नहीं पसंद तो तुम छोड़ देना, वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली। मुझे लगता है कि मॉम को वो पसंद नहीं आएगी अब, क्योंकि उसने मुझे रिजेक्ट किया था। उसके बाद से मॉम उससे बहुत नफरत करती है, वो सर खुजाकर बोला। अब ये तो माँ बेटा जानो, बाकी एक बात कहूंगी, अगर प्यार से माँ को मनाओगे तो मान जाएगी, वो माँ है, तुम्हारे लिए बेहतर ही फैसला करेगी। अब जाओ, मुझे खाना बनाना है, वो तेज लहजे में बोलती कॉल काट गई। अजीब लड़की है, हमेशा ही जल्दी में रहती है, वो झुंझला कर बोला।
फिर वो घर पहुंचा और उसने सारी बात जब नायला अफंदी को बताई तो वो तो हत्ते से ही उखड़ गई। मैं हरगिज इस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं कर सकती। इस लड़की की वजह से तुमने सुसाइड करने की कोशिश की थी। हमने तुम्हें तकरीबन खो दिया था। मैं दोबारा ये रिस्क नहीं ले सकती, नायला अफंदी ने कहा। बाबा, आप ही समझाइए ना मॉम को, वो दोबारा मेरी जिंदगी में आई है। उसने खुद मेरी तरफ हाथ बढ़ाया मॉम, और गलती तो मेरी ही थी। वो तो मुझे सिर्फ अपना दोस्त समझती थी। मैंने उसे दोस्त से ज्यादा समझ लिया और बिना सोचे समझे इजहार मोहब्बत कर दिया सबके सामने। अब उसका रिएक्ट तो बनता था ना, मगर मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन एक चीज बता दूं, अब मेरे अंदर चाहे बर्दाश्त है, लेकिन अगर मेरी उससे शादी नहीं हुई तो मैं किसी और से भी शादी नहीं करूंगा। वो गुस्से से बोलता हुआ उठकर कमरे से निकलता चला गया। नायला अफंदी ने बेबसी भरे अंदाज में जुबैर अफंदी की जानिब देखा। मिसेस, हमें लगता है कि वो लड़की इतनी भी बुरी नहीं है। एक मौका तो बनता ही है ना, जुबैर अफंदी ने कहा और फिर समझाने लगे, और वो ना चाहते हुए भी हाँ बोल गई। कुछ दिनों में वो रिश्ता लेकर उसके घर गई और उनकी तरफ से फौरन ही हाँ हो गई थी। पूरी यूनिवर्सिटी में उनकी एंगेजमेंट की खबरें चल रही थीं, मगर परिजेब से उसका किसी भी किस्म का कोई राब्ता नहीं था। वो जब मैसेज करता वो किसी न किसी काम में बिजी ही होती थी। वो अब भी मुस्तरिब सा उसे कॉल मिला रहा था, मगर वो ऑफलाइन थी। शाम को जब वो ऑनलाइन हुई तो जैन ने उसे कॉल मिलाई और दूसरी तरफ से उसने कॉल पिक की। क्या हुआ है, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? जैन ने बेकरारी भरे लहजे में पूछा। मेरे होने वाले ससुराल वाले आए थे, बस बिजी थी। दूसरी तरफ से इत्मीनान भरा जवाब आया। मजाक कर रही हो? देखो, मैं इस वक्त मजाक के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। मेरी एंगेजमेंट होने वाली है और मेरी इकलौती फ्रेंड का कोई पता नहीं है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आई बात, जैन ने कहा। जिस दिन तुम्हारी मंगनी है ना, मेरे उस दिन निकाह की डेट फिक्स हो चुकी है और मैं अपनी शादी की तैयारियां छोड़कर तुम्हारी एंगेजमेंट की तैयारियां कैसे कर सकती हूँ? दूसरी तरफ से झल्ला कर कहा गया। ये क्या मजाक है यार, तुम ऐसे कैसे शादी कर सकती हो? तुम्हारी अभी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई और तुम निकाह कर रही हो? वो गुस्से से बोला। वो दरअसल मेरे भैया का दोस्त है, बाहर से आया है और उसे वापस जाना है, तो जाने से पहले वो निकाह करना चाहता है और कुछ अरसे के बाद वो मेरे भी कागजात वगैरह भेज देगा। फिर मैं भी वहाँ चली जाऊँगी और वहीं से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूँगी। वैसे तो मैं दिल से चाहती कि वो कहे, परिजेब तुम पढ़ाई छोड़ो और मौजें करो। परिजेब ने कहा कि वो चुप सा रह गया। उसका दूर जाने का सुनकर जैसे दिल सिकुड़ सा गया था, तो बाकी की बात पे हंसी तक नहीं आई थी। अच्छा जैन, मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे ना हंडिया बनानी थी, परिजेब ने कहा और कॉल काट दी। वो अगले कई दिन तक ये मुस्तरिब रहा था। उसको अपनी कैफियत का कुछ समझ नहीं आ रहा था। मंगनी के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे थे उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वो अब भी गुमसुम सा बैठा चैनल पे चैनल बदल रहा था कि मिसेस नायला उसके पास आईं। जैन बेटा, ये अपनी ड्रेस देख लो, और तुम्हारा फ़ोन किधर है? सोनिया कब से कॉल कर रही है तुम्हें? मिसेस नायला अफंदी ने कहा। मुझे नहीं बात करनी उससे, वो बेजारी भरे लहजे में बोलता उनकी गोद में सर रख गया। क्या हुआ मेरे बच्चे, सोनिया से झगड़ा हो गया है क्या? मिसेस नायला अफंदी ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। उसकी शादी हो रही है और देखें उसने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, वो लब भींच कर बोला। किसकी शादी हो रही है? नायला अफंदी ने चौंक कर पूछा। परिजेब की बात कर रहा हूँ यार, वो मेरी फ्रेंड है। अब इतना भी नहीं हुआ कि मुझे बता सके, अपनी पढ़ाई तक छोड़ रही है, वो नागवाई से बोला। हाँ तो फिर क्या हुआ? अब हर बात वो तुम्हें बताएगी लाजमी थोड़ी है, उसकी भी अपनी ज़िंदगी है। वैसे भी मुझे पता था, उस दिन मैंने उसे कॉल किया था ना, तो उसने मुझे बताया था कि वो अपनी शादी की शॉपिंग में बिजी है। खैर, तुम इन सब बातों को छोड़ो और सोनिया को कॉल कर लो, अपना और उसका मंगनी का ड्रेस फाइनल करो, मिसेस नायला अफंदी ने कहा। वो लब भींचकर अपना मोबाइल पकड़कर सोनिया को कॉल मिलाने लगा। आज उसकी मंगनी थी और वो 3 पीस सूट में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो दोनों स्टेज पर खड़े थे और इससे पहले कि वो एक दूसरे को एंगेजमेंट की रिंग पहनाते, जैन का फ़ोन बजने लगा। उसने मोबाइल देखा तो परिजेब की कॉल थी। वो जल्दी से कॉल अटेंड करता मोबाइल कान को लगा गया, मगर दूसरी तरफ से सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। परिजेब, क्या हुआ है? तुम ठीक हो? रो क्यों रही हो तुम? वो बेकरारी भरे लहजे में बोला। मिस्टर एंड मिसेस आफंदी समेत बाकी सब चौंक कर उसे देख रहे थे। जैन, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मेरे भैया हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं और मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो हिचकियों से रोते हुए बोली तो जैन बेचैन सा हो गया। डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ, रो मत प्लीज़, और तुम मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस बताओ, वो बेताबी भरे लहजे में बोला। दूसरी तरफ से उसने एड्रेस बताते हुए कॉल काट दी। क्या हुआ बेटे, सब ठीक है? मिसेस नायला अफंदी ने बेचैनी भरे लहजे में पूछा। मॉम, परिजेब के भैया को हार्ट अटैक हुआ है और मुझे वहां पर पहुंचना होगा, वो जल्दी से बोला।
हाँ हाँ बेटा, तुम फौरन जाओ वहाँ पर, हम लोग मेहमानों को खाना वगैरह खिलाकर आते हैं, वो बोली। दिमाग खराब हो गया है आपका? यहाँ पर मीडिया मौजूद है, हमारी मंगनी होने वाली है, मेरा मजाक बनाना चाहते हैं आप लोग? सोनिया ने उसका बाजू दबोचते हुए तनफ्फुर भरे लहजे में कहा। शट अप, दिमाग खराब है तुम्हारा? और तुम ज्यादा जानती हो कि वो बहाने बना रही है, और तुम्हारे लिए इंसान की जान से ज्यादा ये एंगेजमेंट और अपनी रेपुटेशन की वैल्यू? शेम ऑन यू। वो गुस्से से अपना बाजू छुड़वाते हुए धाड़ा और फिर तेजी से बाहर की जानिब बढ़ गया। कुछ देर में वो हॉस्पिटल पहुंच चुका था। वो जैसे ही कॉरिडोर में दाखिल हुआ तो वहां मैक्सी में मलबूस ज़ारो कतार रोती परीजेब को देखकर थम सा गया। वो ऐसे लग रही थी जैसे आसमान से कोई हूर उतरी हो। परीजेब, उसने पास जाकर पुकारा तो वो रोती हुई उसके कंधे से लग गई। उसकी भाभी भी एक साइड पे गुमसुम सी बैठी थी। वो डॉक्टर से बात करता बाहर निकल गया। डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। कुछ देर में मिस्टर एंड मिसेस जुबैरा अफंदी भी वहां पहुंच चुके थे। वो कुछ देर वहां ठहरकर वापस चले गए, मगर जैन हनूज वहीं पर था। अगले दिन दोपहर को नवीद खान को होश आ चुका था। रात में नवीद को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। मिस्टर एंड मिसेस आफंदी भी मिलने आए थे। सायरा भाभी उनका शुक्रिया अदा करते नहीं थक रही थी। वैसे ये कैसे हुआ बेटा? इस तरह अचानक आपकी तबीयत खराब कैसे हो गई? यूं तबीयत खराब होने से पहले हमारी मुलाकात हुई थी और माशाअल्लाह से आप काफ़ी ज़्यादा खुश थे। जुबैर आफंदी ने पूछा। परीजेब का निकाह था और वो धोखेबाज इंसान निकला। मेरे एक दोस्त ने बताया कि वो न जाने कितनी लड़कियों से निकाह करके जाता है और वहां जाकर उन लड़कियों को बेच देता है। मैं अपनी गुड़िया के लिए सही फैसला नहीं कर सका। मैंने उसके माथे पर दाग लगा दिया। नवीद खान फिर से रो पड़े। भैया प्लीज़ ऐसे मत बोलिए, प्लीज़ ना। परीजेब रोती हुई उसके सीने पर सर रख गई। बेटा, आपको अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वक्त पे ही उस इंसान की असलियत आपके सामने आ गई, वरना न जाने हमारी बच्ची के साथ क्या हो जाता। परीजेब है ही इतनी अच्छी, अल्लाह पाक ने खुद उसकी हिफाजत की है। बाकी रहा माथे पर दाग लगना, तो ये लोगों की सोच है बेटा। अल्लाह पाक ने कुछ न कुछ अच्छा सोचा होगा, आप फिक्र मत कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो बहुत बेहतरीन इंसान परीजेब का हमसफ़र बनेगा। मिसेस नायला अफंदी ने मुस्कुराते हुए कहा तो सब लोगों ने ज़ेरे लब आमीन बोला। फिर कुछ देर के बाद वो लोग उठकर चले गए और जैन अभी भी वहीं पर मौजूद था। जैन भाई, आप घर जाइए और प्लीज़ जाते जाते परीजेब को भी छोड़ जाइएगा, ताकि ये कपड़े वगैरह चेंज कर लें और फिर बाद में आप आ जाना। सायरा भाभी ने कहा। नहीं भाभी, मैं आपको यूँ अकेले छोड़कर नहीं जाऊँगी, फिर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। मेरे शौहर ठीक हो गए हैं ना, तो मेरी तबीयत ठीक है। सायरा नवीद भाई का हाथ थामते हुए बोली तो जैन मुस्कुरा दिया। चलिए मैडम, आपका ये शोफर हाजिर है। जैन ने हनूज शरारती अंदाज में कहा तो वो हैरानगी से उसे देखने लगी। फिर वो उसके साथ बाहर आ गई। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुमको अपनी मंगनी के दिन आना पड़ा। सोनिया तो बहुत नाराज़ हुई होगी ना, वो बोली। पता नहीं, मैंने पूछा नहीं कि वो नाराज़ है कि नहीं, उसका भी फ़ोन नहीं आया। वो कंधे उचकाकर बोला। व्हाट? वो फिर तुमसे पक्का नाराज़ है। अभी और इसी वक्त कॉल करो उसे। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो। वो जल्दी से बोली। उसे करना होगा तो कर लेगी, मुझे कोई परवाह नहीं। और वैसे भी उस जैसी खुदगर्ज लड़की से मैं कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। तुम जानती हो उसने मेरी मॉम से कितनी बदतमीज़ी की। उसके लिए ये मंगनी बहुत ज़्यादा अहम थी। वो तो मुझे हॉस्पिटल नहीं आने दे रही थी। वो तल्ख लहजे में बोला। ओ माय गॉड, मेरी वजह से तुम्हारी मोहब्बत तुमसे नाराज़ हो गई। वो नम आँखों से बोली। अरे क्या हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी मेरा दिल उसे देखकर अब धड़कता ही नहीं था। उसने कहा। ये भला क्या बात हुई? तुम तो उसके लिए इतने बेताब थे और अब एकदम से अजीब हरकतें करते हो। कोई और प्यारी लगने लग गई है क्या? वो मुंह बनाकर बोली। है एक पगली दीवानी, जल्द मिलवाऊंगा तुम्हें। वो उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए बोला। मजाक की एक हद होती है, फिजूल में मजाक न करो। वो मुंह बनाकर बोलती उसकी गाड़ी में बैठ गई। फिर वो उसको उसके घर के सामने ड्रॉप करके घर पहुंचा तो मिस्टर एंड मिसेस लाउंज में बैठे थे। जी बेटा जी, अब बता दो मंगनी की क्या तारीख रखनी है? सोनिया से बात हुई है क्या? मिसेस नायला अफंदी ने उससे पूछा। दरअसल मम्मा, अब मंगनी नहीं निकाह की डेट रखी है, और नवीद भाई की ठीक होने के बाद। वो इत्मीनान से बोला। व्हाट? इसमें परीजेब के भाई का कहाँ से ताल्लुक आ गया? वो सोनिया पहले ही परीजेब को नापसंद करती है, उसके बाद मजीद उसे गुस्सा आएगा। मिसेस नायला अफंदी ने सर झटक कर कहा। ओ मेरी प्यारी सी मम्मा, मैंने सोनिया से शादी का कब कहा? मैं तो परीजेब से शादी की बात कर रहा हूँ। अब परीजेब शादी तभी करेगी ना मुझसे, जब उसका भाई बिल्कुल ठीक ठाक होकर घर पहुँच जाएगा। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला तो मिसेस नायला अफंदी ने उसे बेयकीनी से देखा और फिर उनका चेहरा खुशी से खिल उठा था। तुम सच कह रहे हो?
ओ माय गॉड, तुमने तो मेरे दिल की मुराद पूरी कर दी, मिसेस नायला अफंदी खिलखिलाते हुए लहजे में बोली और जुबैर अफंदी उनकी खुशी पर मुस्कुरा दिए। फिर नवीद भाई के घर वापस आने के बाद जब वो लोग रिश्ता लेकर वहां पहुंचे तो नवीद कितनी देर उन्हें बेयकीनी से देखते रहे और फिर बेइख्तियार वो रो पड़े। बस बेटा जी, रोना नहीं, ये नसीबों की बात है। दुआ कीजिए अल्लाह पाक हमारे बच्चों का साथ हमेशा कायम व दायम रखे, मिसेस नायला अफंदी ने कहा। भाभी, मैं परी ज़ेब से मिल सकता हूँ? उसने सायरा से पूछा तो वो सर इस बात में हिलाती उसे लेकर परी ज़ेब के रूम में आ गई, जो कि उसे देखते ही बुरी तरह घबरा चुकी थी। क्या बात है, इतनी कॉन्फिडेंट लड़की हो तुम और अपने रिश्ते की बात पर इस तरह घबरा रही हो? ये क्या, तुमने नया शोशा छोड़ दिया है? मुझे नहीं करनी तुमसे शादी, मिस्टर खुड़ूस। वो निगाहें चुकाकर बोली, मगर दिल तो जैसे सीने से बाहर आ रहा था। वो तो उसे कब से चाहती थी, मगर ये बात वो अपने दिल में दबा कर रखे हुए थी। इसीलिए तो जब उसका रिश्ता आया था उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ बोल दी, क्योंकि वो किसी भी तरह उससे दूर जाना चाहती थी। मैं देख कर आती हूँ, चाय बन गई है। वो उठकर बाहर की जानिब बढ़ने लगी तो जैन ने उसका हाथ थाम लिया। आई लव यू मेरी पगली, वो उसे खींचकर अपने करीब करते हुए उसके कान के पास बोला तो वो जैसे पूरी जान से कांप गई। जैन, कोई आ जाएगा, वो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली। तो आने दो, हमारा रोमांस देखकर वापस चला जाएगा, वो शरारती अंदाज में बोला तो वो निगाहें उठाकर उसे घूरने लगी, मगर उसकी लौदे आंखों से उसकी पलकें लरसते हुए उसके रुखसार पर साया फगन हो गईं। तुम भी बोलो ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, वो दीवार से टेक लगाते हुए बोला। मैं तो नहीं करती, और क्यों करूंगी, मैं तुमसे मोहब्बत मुंह धोकर रखो, वो बोली। अच्छा, वैसे फायदे में रहोगी, अगर तुम कह दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो फिर मैं निकाह के बाद तुम्हारे सारे नोट्स बना दिया करूंगा या फिर पढ़ाई ही छुड़वा दूंगा, तुम बस मौजे करना, वो अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए बोला तो वो जल्दी से पास आई। हाय, सच्ची में अगर ऐसा हो जाए तो डबल आई लव यू, वो आंखें मीच कर बोली तो उसकी बात पर जैन कहकहा लगाकर हंस पड़ा। ये तुम्हारी हर बात उलट क्यों होती है, जैन ने पूछा। बस ऐवी, वो कंधे उचकाकर बोली, और फिर वो दोनों यूं ही एक दूसरे से लड़ते झगड़ते बाहर निकले तो सब लोग उन्हें देख रहे थे। लीजिए, मुबारक हो, आपके निकाह का दिन फिक्स हो गया है, अगले महीने की 10 तारीख को निकाह है, मिसेस नायला अफंदी ने कहा तो वो मोहब्बत पाश निगाहों से उसे देखने लगा। अगर तुम पढ़ना नहीं चाहती तो रुखसती करवा लें, क्योंकि यहाँ पर होगी तो भैया तो पढ़ाएंगे, मेरे पास रहोगी तो मैं छुड़वा दूंगा, लेकिन बस तुम्हें यही करना है कि जब मैं रुखसती की बात करूं तो तुम्हें हाँ में हाँ मिलानी है, वो मुस्कुराकर उसके कान में बोला। हाँ प्लीज़, मेहरबानी होगी अगर ये पढ़ाई से जान छूट जाए, वो जल्दी से बोली। मॉम, मैं चाहता हूँ कि निकाह के साथ साथ रुखसती भी हो जाए, क्योंकि हम दोनों को एक ही यूनिवर्सिटी में जाना है तो इकट्ठे जाया करेंगे, वो आंख विंक करते हुए बोला। अरे इतनी जल्दी क्या है, तुम अपनी पढ़ाई तो कंप्लीट कर लो, बिजनेस संभालो, फिर उसके बाद शादी, मिसेस नायला अफंदी ने कहा। क्या हो गया मॉम, पढ़ाई तो होती रहेगी, और इस पढ़ाई के चक्कर में मुझे बूढ़ा करेंगे क्या, वो हल्के फुल्के मजाहिया अंदाज में बोला तो सब बेइख्तियार मुस्कुरा दिए। फिर वहीं बैठे बैठे निकाह के साथ साथ रुखसती और वलीमे की डेट भी फिक्स कर ली गई थी। वो इंतहाई खुश थी। सो माय डियर परीजेब, एडवांस में आई एम सॉरी, मगर तुम्हारा MBA तो ये टॉपर पूरा करके ही दम लेगा। मुझे पता है कि तुम मेरे धोखे पे बहुत नाराज होगी, मगर कोई नहीं, पूरे हक से मनाऊंगा, वो उसका खुला खुला चेहरा देखकर दिल ही दिल में बोला। फिर उसका हाथ थामकर उसे मोहब्बत पाश निगाहों से देखने लगा और दिल भर ही नहीं रहा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो इस पगली से यूं मोहब्बत करेगा। थैंक यू मेरी पगली, मेरी जिंदगी में खुशियों के रंग भरने के लिए। थैंक यू मेरे मिस्टर खुरूस, मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी बन जाने के लिए, वो भी उसी के अंदाज में बोली, और फिर दोनों मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए।